और आजकल वाईटी पे भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बड़े बड़े दावे करने वाले लोग जो हैं, देखें उनके साथ क्या हो रहा है कि एक कहते हैं ना, इसे कर्मा ही कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा भुगतोगे और जो बोगे वो काटोगे। तो लोगों ने ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाकर अपने चैनल भी ग्रो कर लिए यहाँ पर। लेकिन अब ज़्यादा टाइम तक लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और लोगों को आप अपने इशारों पे नहीं नचा सकते, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपना। तो यहाँ पर है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च की सलाद और साथ है दाल मूंग मसूर की और साथ है आलू की भुजिया और ये है बघारी राइस और ये हमारा फेवरेट लंच है। मैं भी चलूंगी, मेरा घर पे मन नहीं लगता। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और शाम के कोई 4 बज रहे हैं, बस मैंने अभी शावर लिया है, खाना बन चुका है, खाना लग गया है। मैंने कहा अपना इंट्रो बना लूँ और बस भूख लगी हुई है सारे काम करने के बाद, क्योंकि कल से बहुत कुछ था करने के लिए बच्चों के जाने के बाद। तो बस थकान भी हो गई थी, तो आज सुबह जल्दी ही सारे काम उठ के निपटा लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हो गई हैं और आज थोड़ा सा रिलैक्स डे है, तो बस चलते हैं और खाना खाते हैं। माशाल्लाह आजकल ये इतने बच्चे दे रहे हैं ना, रोज़ मैं कम से कम 20-25 बच्चे जो है ना वो निकाल रही हूँ पॉन्ड के अंदर से। और मैंने अलग जो है स्कूल बनाया है। ये देखें, ये घूम रहा है, ये देखें, ये जो बड़े वाले हैं ना, ये भी इसी साइज़ के थे। तो ये इनकी 4th नस्ल है मेरे पास अब। और आपको और भी नज़र आएंगे यहाँ छोटे छोटे पब्लिक के साथ घूमते हुए। तो ये मारती हैं, इसलिए जो है मैं अलग कर लेती हूँ ताकि ये, और इसका पानी भी मैं अभी चेंज नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर ना अंडे भी हैं और मछलियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं छोटे, तो वो नज़र नहीं आएंगे और फिर वो मर जाएंगे। इसलिए अभी मैं इनको ब्रीड करने दे रही हूँ ताकि ये अपने एनवायरनमेंट में ब्रीड करें। और जब खाना खा चुके हो तो फिर आप किस चीज़ की बातें कर रहे हो? हैं, इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया है। मुझे क्या, इन्होंने सबको ही तंग किया हुआ है। खाना वाना खा के ये जा चुके हैं, आधे से ज़्यादा पूरी पब्लिक आई हुई थी। अभी भी इनका खाना चल रहा है, देख रहे हैं पलट पलट के। और आज हवा भी चल रही है धूप के साथ साथ। तुलसी को ना ट्रिमिंग की बहुत ज़रूरत है, बस टाइम नहीं मिल रहा है, इसको भी ट्रिम करना है। तो यहाँ पे कोई 9:30 बज रहे हैं और हम आ गए किचन के अंदर, क्योंकि हाथ में आज काफ़ी दर्द है मेरे, क्योंकि 2 दिन काफ़ी काम रहा घर के अंदर। और यहाँ मैंने सब्ज़ी निकाल ली है, बना रही हूँ मैं स्पैगेटी के साथ, सॉसेजेस के साथ स्पैगेटी बना रही हूँ। तो बस इसको काटेंगे और यहाँ पर जो है अहमद पानी गर्म करके एक पूरा डाल ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितने 12 डाल दो बस, कम पड़ेंगे। नहीं हो जाएगा, नहीं 12 काफ़ी। यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट आया है अनाया के लिए। अनाया की फ्रेंड्स लेके आई। कौन लाया भाई? अनाया। हाँ, तो थैंक यू किया उनको? हाँ, थैंक यू बोला आपने? इतना अच्छा उन्होंने आपको मग ला के दिया है, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा है। अब इसके अंदर आप मिल्क पी लीगा ना, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। वाह, अब ये है भी ग्लास का, तो अच्छे तरीके से वॉश भी हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक कुछ दिन के बाद ना इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये ग्लास का है, तो ये बहुत ड्यूरेबल है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो रास्ते से जा रहा कितना पुराना गाना है पता है तुम्हें? 30 ईयर्स तो हो गए इसको। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं चाउमीन विद सॉसेजेस। अनाया ने भी अब ऑलमोस्ट खा ही लिए ना। तो ये अहमद ने मुझे रात को 1:15 बजे बना के दिया चॉकलेट केक और साथ टैंग, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी चॉकलेट केक की, तो इसने अभी बनाया। दिखाओ ज़रा चॉकलेट केक करीब से, कितना ज़बरदस्त बनाया है। डिटेल से देख सकते
और यहाँ पे बज रहे हैं तकरीबन 2:45 और बर्तन जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं रात को 3 बजे। अब मुझे ये धोने पड़ेंगे, तो इसको भी धोए बगैर तो मैं सो नहीं सकती। और ये जो मेरे ग्लासेस हैं, ये सिर्फ ग्लासेस ही मैंने 12,000 रुपये दर्जन लिए थे। तो ये इतने एक्सपेंसिव वाले ग्लास हैं और इसके अंदर कोई भी स्क्रैच आ जाए तो ये ग्लास का काम हो जाता है। तो उसको बिल्कुल भी मैं नहीं रखती, फ़ौरन वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इसमें से एक भी टूट गया तो पूरा सेट ख़राब हो जाएगा। हाँ देखें, कॉफ़ी की बॉटल्स के अंदर इजाफा हो गया और सारी बॉटल्स रेडी हैं और बहुत ही अच्छी बॉटल्स हैं, क्योंकि कॉफ़ी भी बड़ी अच्छी है और नेस्कैफ़े की कॉफ़ी है ये। उसकी जार्स हैं सारे वो जमा कर लिए थे। अब ये देखें कितने अच्छे स्लिम भी हैं और वॉश करने में भी इजी हैं। तो बहरहाल किचन 1-2 दिन में मुझे साफ़ करना है पूरा और प्रॉपर इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो वेलकम बैक। मैं बस अब व्लॉग एंड करने लगी थी, तो सोचा था आप लोगों से थोड़ी गपशप कर लूँ। बिल्कुल आजकल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि व्लॉग भी जो है बड़ी मुश्किल से शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे काम हैं और कामों की वजह से जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े व्लॉग्स बनाऊँ। और मैं वैसे भी आजकल रील्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, तो वो भी आप लोग देखा करें। और शॉर्ट्स के ऊपर भी मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ। उसके अलावा ये कि जो शॉर्ट व्लॉग्स होते हैं, मेरा प्लान फर्दर ये भी है कि शॉर्ट व्लॉग्स जो है शॉर्ट्स के पैटर्न में भी जो है मैं अपलोड करूँगी। बस वक्त की कमी और ज़िम्मेदारियों की ज़्यादती जो है ना, समटाइम्स बंदे के सारे प्लान्स डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और हर चीज़ में वक्त लगता है, लेकिन वक्त गुजर जाता है। और ज़िंदगी ने इतना मगन कर दिया है कि किसी चीज़ का होश नहीं है। बहरहाल कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो बहुत परेशानी का बायस होती हैं और जिनके हवाले से आप चाहें ना चाहें आपका दिमाग उस तरफ जाता है। और आपको पता ही है, जैसे आपके बच्चे होते हैं वैसे ही आपके वालिदैन भी होते हैं। तो वालिदैन जैसे भी हों, होते तो माँ बाप ही हैं और इंसान भी होते हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। लेकिन ये है कि कुछ माँ बाप जो हैं वो भी बड़े स्टबन होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं। और अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सेहत ज़िंदगी दे और हमें इतनी तौफीक दे कि हम उनके लिए कुछ कर सकें ज़िंदगी में। और बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर भी ऐसी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि करूँ ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि आप पता नहीं किस माइंडसेट के अंदर बात कर रहे हो और लोग किस माइंडसेट के अंदर ले जाते हैं। तो उस चीज़ की जो है ना, मैं फ़ाइट जंग करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी सिचुएशन मुझे पता है और जो भी मामलात हैं ज़िंदगी के, वो किसी के कहने से बंदा हल्का हो जाता है, लेकिन बस अपने अंदर रखने की आदत हो गई चीज़ों को। और आजकल वाईटी पे भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बड़े बड़े दावे करने वाले लोग जो हैं, देखें उनके साथ क्या हो रहा है। ये एक कहते हैं ना, इसे कार्मा ही कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा भुगतोगे और जो बोगे वो काटोगे। तो लोगों ने ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाकर अपने चैनल भी ग्रो कर लिए यहाँ पर, लेकिन आप ज़्यादा टाइम तक लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और लोगों को आप अपने इशारों पे नहीं नचा सकते, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपना राइट रखता है और उसके पास अक्ल सलीम भी है। तो जो अक्ल सलीम रखने वाला बंदा है वो जो है इस तरह की चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। और वाईटी के ऊपर अगर कोई भी ये कहता है ना आके कि जी मैं चैनल के लिए नहीं हूँ, तो फिर वो चैनल ना बनाए। तो एनीवे मीठी का मैं एक रिएक्शन सुन रही थी, आज उनको मैं सुनती हूँ, क्योंकि वो बहुत तमीज़ के साथ जो भी उनका रिएक्शन और रिव्यू होता है वो देती हैं और अच्छे तरीके से बग़ैर किसी को डिसरिस्पेक्ट किए हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं बड़ी तमीज़ के साथ, जिसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर आप किसी को इंसल्ट नहीं कर रही, किसी पे बहतान नहीं लगा रही, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली एक रिएक्शन रिव्यू देती हैं, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि आप बहुत वेल स्पोकन हैं और बहुत अच्छा आप बोलती हैं, तो आपको सुनने का दिल भी चाहता है और अच्छा भी बोलती हैं आप। और मुझे तो यही लगता है कि आप बिल्कुल जेन्युइन बात करती हैं।
तो सुनने में ये आया है कि जी जो बड़ी यूट्यूबर साहबा हैं उनकी जो सौतन है उनकी कोई डिलीवरी हुई है बैरिया हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर, और वहाँ पर जो है किसी ने कॉल करके डॉक्टर से जो है बात की, और यही सारी चीज़ें जो रिएक्शन चैनल्स के थ्रू मुझे पता चली। तो उस पर मैं आप लोगों को सिर्फ अपना एक छोटा सा मैं एक पॉइंट रख दूँ कि मेरे कोई 10 कदम पे है यहाँ पे बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनके SOPs एक ही होते हैं, चाहे वो लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, वॉटेवर जहाँ भी हो। तो जिस तरह बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, इसी तरह खान हॉस्पिटल है, और ये दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल्स हैं। तो इनके अंदर आप कभी भी जब कॉल करते हैं उनके रिसेप्शन के ऊपर, तो जो आपको वो एक्सटेंशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करते अनटिल आपका कोई पेशेंट ना हो वहाँ पे। कभी भी आप किसी डॉक्टर से बात नहीं कर सकते, और अगर आप किसी रिसेप्शन पे कॉल करते हैं और किसी का नाम बताते हैं और उसका MR नंबर बताते हैं और उसकी रिपोर्ट्स पता करना चाहते हैं या उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो उससे पहले वो आपका NIC मांगते हैं। कोई भी हॉस्पिटल जो होता है, फ़ोन करने वाले का NIC मांगा जाता है कि वो एक्चुअली जेन्युइन पर्सन है या उसका कोई रिलेटिव है या नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है डायरेक्टली डॉक्टर को अप्रोच कर लें, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर तो 50,000 डॉक्टर्स होते हैं, किसी की डे शिफ्ट में डिफरेंट होते हैं, नाइट शिफ्ट में डिफरेंट होते हैं। और जो बड़ी यूट्यूबर साहिबा हैं, इनकी जो सौकन जो हैं, उनकी तो कोई गायनोकोलॉजिस्ट भी ऐसी प्रॉपर नहीं थी, और लास्ट मोमेंट में कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट इस तरह के केसेस नहीं लेती, क्योंकि उनको डे फर्स्ट से ही सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। तो ये टोटली, और वैसे भी सर्जरी जो होती है वो 8 मंथ के अंदर ही प्लान हो जाती है। अगर बेबी ब्रेस्ट होता है या कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके लिए पूरे SOPs होते हैं। उसके अंदर आपको जो है तकरीबन 12 घंटे की फास्टिंग से आना होता है, और उसके बाद आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद जो है सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और आफ्टर डिलीवरी जो है माँ को रिकवर होते भी इट विल टेक मिनिमम 12 आवर्स। 12 घंटे के बाद जो है ना, वो माँ इस काबिल होती है कि उसके मुंह में ज़रा सी चाय डाल दी जाए, और वो इस काबिल होती है कि वो जो है दोबारा सांस ले सके, और एक जो है उसके सेंसेस बहाल होने में भी इट विल टेक लॉन्ग टाइम। सेकंड चीज़, वहाँ पे कोई भी ऐसे स्टिचेस आप नहीं लगाए जाते जब आप सर्जरी होती है जिसके अंदर उनको कटवाना पड़े या खुलवाना पड़े। अब जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, और बहुत अरसे पहले ही डिज़ोल्व होने वाले स्टिचेस लगाए जाते हैं जो 7 डेज़ के अंदर खुद ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो वैक्स से बने हुए होते हैं। तो और उसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मदर को जब तक जाने नहीं दिया जाता हॉस्पिटल से, जब तक कि कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो SOPs क्लियर नहीं हो जाते। और मिनिमम भी सर्जरी के बाद 3 से 5 डेज़ जो है वो माँ को रखा जाता है सर्जरी पेशेंट्स में। नॉर्मल डिलीवरीज़ के अंदर तो आप 3rd डे घर आ जाएं, अपने काम शुरू कर दें, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप 2 टुकड़े हो जाते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको 5 से 7 दिन के अंदर ही जो है छुट्टी दी जाती है। स्पेशली जो सारे टॉप लॉन्च हॉस्पिटल हैं वो आपके कहने पे ना ऑपरेशन करेंगे, और ना एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि कोई जाके उनसे कहे कि मेरा ऑपरेशन कर दो, तो वो पागल नहीं है कि आपका ऑपरेशन कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी तो वो आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही अजीब थी, जैसे कि व्लॉग्स में दिखाया गया कि मदर को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन बेबी जो है बेबी स्टिल हॉस्पिटल में है, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। आप सब ने भी बच्चे पैदा किए होंगे, तो जो मदर होती है ना, उसके बगैर बेबी को डिस्चार्ज नहीं किया जाता, और ना इसी तरह बच्चे को अकेला रखा जाता है, क्योंकि मदर को वहाँ एक कुर्सी दे के बैठा देते हैं। मेरे साथ बेड होता था, मेरा बेटा था, बड़ा वाला जो मेरा बेटा है, इसको जॉन्डिस हुआ था, और इसका जॉन्डिस जो है बहुत हाई था। इसका जो ब्लू रिबन था वो 21 या 22 था, जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो 11 होना चाहिए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था।
तो इसको फ़ोटोथेरेपी दी गई थी 7 डेज़, और उसके अंदर माँ को कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माँ को फीड कराना होता है, बच्चे को हर थोड़ी देर बाद माँ को चेंज कराना होता है, और माँ के पास थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को लाया जाता है। तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि माँ को और बच्चे को अलग अलग डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि माँ और बच्चे के हाथ में जो बैंड होता है वो माँ ही बच्चे को लुक आफ्टर करती है नर्सरी के अंदर भी, और हर थोड़ी देर बाद माँ को बुलाया जाता है फीड कराने के लिए। मेरी एक बहुत ही अच्छे हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, जिनकी बहुत बहुत महंगी तरीन शादी हुई थी। हो सकता है वो मेरा ब्लॉग भी देख रहा हो, और बड़े अरमानों से उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी बैड लक ये हुई कि जिस दिन उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई उसी दिन उनकी डिवोर्स हो गई, और वाइफ ने जो है बेबी को नहीं देखा, और जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे उनकी मदर ने डॉक्टर से कहा, तो उन्होंने कहा कि हम बेबी को अलग डिस्चार्ज नहीं करेंगे और मदर को अलग डिस्चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चे को शक्ल नहीं देखने दी माँ को, और माँ को वो दूसरे रास्ते से लेके चले गए, और बच्चे को उन्होंने वहीं छोड़ दिया, बच्चे को जो है उन्होंने नहीं लिया। तो मैं आपको इतनी एक इम्पॉर्टेंट ये किस्सा सुना रही हूँ कि माँ को इस सिचुएशन में भी उन्होंने अलाउ नहीं किया कि हम जो है, उन्होंने कहा नहीं हम इस बच्चे को नहीं लेंगे क्योंकि डिवोर्स हो गई है। तो माँ बच्चे को देखे बगैर ही वहाँ से चली गई हॉस्पिटल से। और मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरे तीनों बेटे जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर हुए हैं, नॉर्मल पेन के साथ डिलीवर हुए मेरे बेटे आगा खान हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट विंग में, तीनों के तीनों। और मेरी जो डॉक्टर थी वो भी डॉक्टर राहिला मोहसिन आगा खान की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन जब मेरी बेटी का टाइम आया तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, और मेरी पसलियाँ जो हैं वो अंदर टूट गई थी 7 मंथ में। तो मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, और मेरे हस्बैंड को भी जो है डॉक्टर ने बता दिया था कि मदर या डॉटर किसी एक को ही हम बचा पाएंगे, क्योंकि जो इसकी कंडीशन है उसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते। हम फुल टाइम वेट करेंगे जब तक कि जो है नॉर्मल अगर इसको लेबर आ जाता है, जैसे इसने पहले 3 बच्चे किए हैं, तो हम अब भी इसको काटने की हम नहीं चाहते कि हम इसको काटें पीटें, अगर तो ये नेचुरली ये चीज़ कर लेती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे जो है फातिमा क्लिनिक जाकर अपने आप को ऑपरेट करवाया पर्सनली, अपने जो है मेरे हस्बैंड ने और मैंने ख़ुद साइन किए उसके ऊपर कि मैंने अपनी जो है मर्ज़ी से ये सारा डिसीजन लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि उस वक्त मेरे साथ कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर ने भी मेरे साथ कोऑपरेट किया, और मुझे सर्जरी जो है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से करवाई वो। लेकिन आप किसी के कहने पे कोई आपकी सर्जरी नहीं कर सकता। ये आप लोगों का माइंड बिल्कुल भी गलत है कि कोई भी जाएगा और वो कहेगा कि इसकी सर्जरी कर दो और कंटेंट बना दो, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग भी थोड़ा अक्ल इस्तेमाल किया करें कि किसी के कहने पे कोई भी हॉस्पिटल किसी की भी सर्जरी नहीं करता। तो पर्सनली मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, और जिस वक्त जो है उन्होंने मतलब फ़र्स्ट कट लगाया तो 7 लेयर्स जो हैं बॉडी की वो काटने के बाद, गोश्त को 2 टुकड़े करने के बाद, जैसे ही आपका बॉडी का एक पार्ट कटता है तो आप की आंखें बंद हो जाती हैं, आपका बीपी बिल्कुल ड्रेन हो जाता है, बिल्कुल 0 पे चला जाता है, आपका हार्ट रेट बिल्कुल बंद होने लगता है। तो उस वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया था, मुझे नहीं लगा था कि मैं दोबारा जो है खड़ी हो पाऊँगी। जो मेरी कंडीशन थी उस वक्त, मैं तकरीबन मुझे 12 घंटे लगे थे, मैं रिकवर हुई थी, और 12 घंटे बाद मैंने अपनी बेबी को फ़र्स्ट टाइम देखा था। जबकि आगा खान में जैसे ही बेबी डिलीवर होता था वैसे ही वो मेरे पास फ़ीड कराने के लिए ले आते थे बेबी को कि आप इसको फ़ौरन फ़ीड करा दें। इवन मैंने करवट भी नहीं ली होती थी, वो मेरे साथ रख देते थे बेबी को ला के, और उसके साथ जो है बैंड लगा हुआ होता था मदर और बेबी का। और हस्बैंड तो ऑफ़ कोर्स अलाउ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो आपका लेबर रूम होता है वहाँ पे भी हस्बैंड अलाउ होते हैं, और मेरे भी हस्बैंड मेरे साथ ही थे मेरी सारी डिलीवरीज़ में। तो आप लोग ना यहाँ पे आके कुछ भी बोल देते हैं और लोग कुछ भी यकीन कर लेते हैं। तो एक तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दी कि किसी के कहने पे कोई वहाँ सर्जरी नहीं करेगा। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ कि कोई भी कॉल करता है बैरियर रिसेप्शन पे किसी भी सिटी के अंदर जहाँ बैरियर है, तो वहाँ पे कोई भी आपको किसी भी पेशेंट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा
बिल्कुल भी नहीं देगा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और डॉक्टर तक पहुंचना, बात करना तो बहुत ही एक फ़जूल बात है, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट बग़ैर पैसे दिए ना बात करता है, ना लेता है, ना देता है। वो जो कंसल्टेंट के डेज़ होते हैं, आप उस दिन जाते हैं, आप एडवांस पेमेंट करते हैं, आपका टाइम होता है, वो आपको देखता है, दैट्स इट। फ़ोन पे वो किसी भी पेशेंट से बात नहीं करते, ना किसी से ऑन कॉल बात करते हैं। तो ये तासुब बिल्कुल गलत है और ये सब झूठ है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी, उनकी मैंने लाइव सुनी तो मैंने कहा उनको रिप्लाई बैक कर दूं। और उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।